हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश की जो पुलिस की परीक्षाएं हैं, ये जो पुलिस के पोस्ट है वो आने वाले थे। फाइनली वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 7,500 पदों की वैकेंसी आई हुई है और जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी इस पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस करे हैं। तो जिसको पुलिस की तैयारी करनी है वो अभी से जुट जाइए। लगभग आपके पास 45 दिन है तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है बदलाव। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो परीक्षा है, पुलिस की परीक्षा है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो आवेदन पत्र भरना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। जिसकी जो डेट है वो है 26 जून, यानी कि 26 जून से आपकी जो डेट है वो क्या है भाई? 26 जून। 26 जून से आप क्या कर सकते हैं? तो फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई तो इसका संशोधन भी आप 26 जून से ही कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है। एक बार आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने वाला काम खत्म हो गया और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। दूसरी तिथि आपको याद रखना है, दूसरी तारीख आपको याद रखना है, 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। और फाइनल अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो आप 15 जुलाई तक उसमें संशोधन कर सकते हो। तो ये जो डेट्स हैं आपको याद रखनी है। जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म भरो और फॉर्म वाला काम निपटाओ और आप अपनी परीक्षाओं में लग जाओ। उसके बाद परीक्षा कब है सर, ये तो बताओ। तो 12 अगस्त से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी। ठीक है, 12 अगस्त से परीक्षा स्टार्ट होगी, यानी कि आपके पास लगभग 45 दिन का समय है। अगर मैं आज से बात करूं तो लगभग 45 दिन का समय है। तो इन 45 दिन में ही आपको पुलिस को फोड़ना है, पुलिस में सिलेक्शन लेना है। तो आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। अब आगे बात करते हैं कि जो परीक्षा का फीस है, परीक्षा शुल्क है, वो कितना है। तो परीक्षा का जो शुल्क है वो है 500 रुपए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपए। और बाकी जो कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, उनके लिए 250 रुपए है। ठीक है, और इसके अलावा आपको 60 रुपए कियोस्क चार्ज देना पड़ेगा। 60 रुपए क्या चार्ज देना पड़ेगा? कियोस्क चार्ज देना पड़ेगा। और 20 रुपए जो चार्ज है वो रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से आपको देना पड़ेगा, यानी कि 500 तो परीक्षा शुल्क हो गया, 80 रुपए एक्स्ट्रा हो गया, तो 580 रुपए हो गया। बाकी आप जहां से फॉर्म भरवाते हैं वो भी कुछ चार्ज लेगा। तो लगभग 600 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप SC ST OBC या कि बाकी आरक्षित कैटेगरी से हैं तो उसमें आपको 250 रुपए प्लस 80 रुपए फीस देना पड़ेगा। तो ये हो गया फॉर्म का चार्ज या फॉर्म की फीस। उसके बाद अगर बात की जाए कि परीक्षा की जो तारीख है वो है कि 12 अगस्त से परीक्षा स्टार्ट होगी। अब ये जो परीक्षा है 2 चरणों में होगी, यानी कि एक तो होगी सुबह परीक्षा और एक होगी दोपहर की परीक्षा। 2 पाली में परीक्षा होगी, एक तो होगी सुबह और एक होगी दोपहर। तो सुबह की जो परीक्षा है वो होगी आपकी 9:30 से लेके 11:30 के बीच में। और जो दोपहर की परीक्षा होगी वो होगी आपकी 2:30 से लेके 4:30 के बीच में। ठीक है, तो यहां पे भी आपके पास 2 घंटे हैं और यहाँ पे भी आपको के पास 2 घंटे हैं। उससे पहले आपको लगभग यहाँ पे देखो, जैसे 9:30 वाली परीक्षा के लिए आपको 7:30 से 8:30 के बीच का आपका रिपोर्टिंग टाइम है। यहाँ 7:30 से लेके 8:30 के बीच का आपका क्या है? रिपोर्टिंग टाइम। और यहाँ पे जो दोपहर वाली परीक्षा है इसके लिए 12:30 से लेके 1:30 तक, यानी कि 1:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, ये तो सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी जब भी एडमिट कार्ड आएगा। अब यहाँ पे परीक्षा के जो पोस्ट हैं वो पोस्ट कितने आए हैं? तो पोस्ट देखो यहाँ पे है 7,090 पोस्ट है।
ये तो हो गई जीडी की पोस्ट। और लगभग 400 के आसपास जो ऑपरेटर की पोस्ट आई है, रेडियो ऑपरेटर पोस्ट, इसमें से 7090 में दो कैटेगरी है। एक तो है आपके सशस्त्र बल और एक है विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के। एक तो है सशस्त्र बल, जैसे रेलवे में हो गए, और बाकी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें सशस्त्र बल जो होते हैं उनके लिए सिलेक्शन होता है। और कुछ जनरल पोस्ट होती हैं, जैसे थाने में ड्यूटी लग गई, तो ये होती है सशस्त्र बल को छोड़कर। तो सशस्त्र बल की जो वैकेंसी है वो है 2646, यहाँ पे आप देख सकते हो, और बाकी के लिए है 4444। अब सशस्त्र बल में यहाँ पे ओनली मेल है, और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों है। विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के जो वैकेंसी है उसमें मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, लेकिन जो सशस्त्र बल की वैकेंसी है उसमें सिर्फ मेल ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी वैकेंसी की डिटेल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसी है रेडियो ऑपरेटर की, 321 वैकेंसी है। किसकी? रेडियो ऑपरेटर की। यानी कि अगर आप रेडियो ऑपरेटर की पात्रता रखते हैं तो आप जीडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो नहीं कि आप किसी एक पोस्ट को अप्लाई करो, अगर आप पात्रता रखते हैं तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पोस्ट नंबर और पोस्ट की डिटेल। बाकी सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, यहाँ स्क्रीन में आपको दिख रही है। उसके बाद बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जीडी, तो जीडी के लिए क्या है, तो अगर आप अनारक्षित कैटेगरी में हैं, अनुसूचित जाति हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो आपके पास या कि 10वीं हो या कि 12वीं हो, कम से कम 10वीं चाहिए। 12वीं है तो बहुत बढ़िया, कम से कम आप 10वीं पास हैं तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी के लिए 8वीं पास है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए योग्य है। यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर, जो रेडियो ऑपरेटर है उसके लिए क्या योग्यता है, तो 12वीं पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, आप पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय, आईटीआई विश्वविद्यालय, इससे क्या होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग में कम से कम 2 वर्ष का आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है। और जैसे अगर आप ऑपरेटर का फॉर्म देते हो रेडियो ऑपरेटर को, तो आपको पहले चरण की परीक्षा देनी है और साथ में आपको तकनीकी परीक्षा भी देनी पड़ेगी। यानी कि जो जीडी का पेपर होगा 100 नंबर का, वो भी आपको देना है, और साथ में ऑपरेटर का जो पेपर होगा 100 नंबर रेडियो का ऑपरेटर का, ये भी देना है। और इसको मिला के आपका कट ऑफ बनेगा। उसके बाद आप जो फिजिकल है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उम्र की। तो भैया अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनारक्षित हो, तो आपको, यानी अनारक्षित हो, मध्य प्रदेश के निवासी हो या कहीं बाहर के हो, तो इसमें सबसे जो एज है 36 साल, यानी कि अधिकतम उम्र आपकी क्या होनी चाहिए, 36 वर्ष, या कि आप अनारक्षित हो या कि आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है। इसके बाद अनारक्षित में आए तो पुरुष अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 41 वर्ष की उम्र। ठीक है, पुरुष के लिए। और अगर आप सभी जैसे को सभी श्रेणी के शासकीय निगम, मंडल, स्वास्थ्य संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक अभ्यर्थी, इनके लिए भी 41 वर्ष है। उसके बाद अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के अंतर जाति पुरुष हो आप, तब भी आपके लिए क्या है, 41 वर्ष है अधिकतम उम्र। अगर आप महिला हैं, अंतर जाति विवाह आपने किया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, उसके लिए 46 ईयर अधिकतम आयु है। उसके बाद पुरुष हैं, अगर आपने विक्रम पुरस्कार जीता है, अनारक्षित से भी है, तो आपके लिए 41 वर्ष अधिकतम उम्र है। महिला है
अगर आपने विक्रम पुरस्कार जीता है तो उसके लिए 46 वर्ष। अनारक्षित श्रेणी की अगर पुरुष है, आरक्षित श्रेणी के अगर पुरुष हैं तो उसके लिए भी 46 वर्ष। तो यहाँ पे देखो, अगर आप 36 वर्ष से कम है तो आप किसी भी कैटेगरी से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 36 वर्ष से ज्यादा हैं तो ये आरक्षण आपको मिलेंगे। कुछ आरक्षण है, अनारक्षित के लिए कोई आरक्षण नहीं है। अनारक्षित के लिए एक ही आरक्षण है जो अंतर जाति विवाह है या कि आप विक्रम पुरस्कार विजेता है, तब आपको आरक्षण मिलेगा। अदरवाइज आपकी अधिकतम उम्र क्या है, 36 वर्ष। 36 वर्ष से अगर ज्यादा है, आरक्षित कैटेगरी आपकी, तो आप फॉर्म, अनारक्षित कैटेगरी है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी 36 वर्ष तो बहुत, एज का रिलैक्सेशन इतना तो बहुत होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात है कि परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। भाई प्रथम चरण जो होगा वो पेपर होगा और दूसरे चरण में आपका फिजिकल होगा। तो प्रथम चरण में पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी कि 100 अंकों का क्वेश्चन। ठीक है, 100 अंकों का क्वेश्चन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत करके भी आते हैं, जय श्री राम बोल के आते हैं, जय माता दी बोल के आते हैं, तब भी आपके नंबर कटेंगे नहीं। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर आप पेपर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पेपर क्वालिफाई नहीं करते तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर में क्या क्या आएगा। तो 40, 30 और 30, ये हो गए भाई 100 नंबर। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है। अब 40 नंबर में आ रहा है सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर में आ रहा है बौद्धिक क्षमता, ठीक है, और मानसिक अभिरुचि। और 30 नंबर में आ रहा है आपका विज्ञान और सरल अंक गणित। यानी कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे बड़ी चीज तो आपको सबसे पहले भाई जीके पढ़ना है, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, ये तो भारत का भी आ जाता है और मध्य प्रदेश का भी आ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जनरल साइंस भी आपको पढ़नी है, सामान्य विज्ञान, यानी कि आपको जीके, जीएस, उसके बाद गणित, एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, गणित आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। तो इतने सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं, ना तो इसमें हिंदी है ना तो इंग्लिश है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है भाई, 30% आपको लाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के मार्क्स आपको जुड़ेंगे भाई। ठीक है, अब देखो जैसे 100 नंबर का पेपर है तो कट ऑफ डिसाइड होगा, उसके बाद आपको फिजिकल में बुलाएंगे। अब ये देखो 30% तो इन्होंने डिसाइड किया है कि 30% कम से कम अंक लाने हैं। ठीक है, इसके बाद अब सबको तो नहीं बुला लेंगे, 30% तो सबके आ जाएंगे, तो बुलाएंगे किसको, तो जितनी वैकेंसी है उससे 7 गुना लोगों को बुलाएंगे। किसके लिए, फिजिकल के लिए। उसके बाद उन 7 गुना लोग जो होंगे वो फिजिकल देंगे। उसके बाद जो जीडी वाला फिजिकल है, जो जीडी के लिए, जीडी के लिए पेपर भी के अंक और फिजिकल के अंक दोनों जुड़ के मेरिट बनेगी। मैं आपको बता दूं भी कि जीडी के लिए आपको जो पेपर दिया आपने 100 नंबर का और 100 नंबर का आपका फिजिकल है, दोनों को मिला के मेरिट बनेगी, यानी कि 200 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। बट जो रेडियो वाले हैं, रेडियो ऑपरेटर, उनका फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप फिजिकल में क्वालिफाई कर लोगे, बाकी आपको पेपर में जैसे आपका मेरिट बनेगा पेपर के हिसाब से। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल का है, किसका, ऑपरेटर का। लेकिन जीडी के लिए फिजिकल के
और पेपर के दोनों के अंक को जोड़ के मेरिट डिसाइड की जाएगी। ठीक है, इसके लिए देखो, अब जैसे देखो रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या करना भाई, तो रेडियो ऑपरेटर के लिए ये इसका सिलेबस है। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो भी आपने पढ़ा है वही आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ये पाठ्यक्रम आपका है, अगर इस पाठ्यक्रम से आप बिलोंग करते हैं तो आप ऑपरेटर के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं तो जीडी के लिए तो सबके लिए ओपन है। ठीक है, तो ऑपरेटर के लिए भी सेम केस है, फिजिकल में 7 टाइम्स बुलाया जाएगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल श्रेणियों में कोई कट ऑफ के लिए अंक निर्धारित नहीं किया जाएगा। ये हो गई बात। अब हो गई, वही मैं बोल रहा था जीडी के लिए। जीडी के लिए आपका पेपर और फिजिकल, ये हो गया आपका पेपर और ये हो गया आपका फिजिकल, दोनों के अंक ऐड होके आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, पेपर में क्वालिफाई जो होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उससे 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, उनका फिजिकल लिया जाएगा और फिजिकल लेने के बाद पेपर और फिजिकल दोनों के अंक जोड़ के मेरिट बनेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन रेडियो ऑपरेटर के लिए आपका जो फिजिकल है उसके अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, तो अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए हैं तो थोड़ा बहुत अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिजिकल में और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं पेपर में तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन जीडी के लिए आपको पेपर में भी बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी और फिजिकल के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो भैया पेपर के लिए भी तैयारी करो, फिजिकल के लिए आज से ही शुरू कर दो। 45 दिन बढ़िया दौड़ो, बढ़िया गोला फेंको, बढ़िया लंबी कूद मारो, जिससे कि सिलेक्शन हो जाए, और पढ़ाई करो कम से कम 6 से 8 घंटे। ये हो गई, ये डिटेल हो गई। फिजिकल क्वालिफाइंग है, बाकी उसके मार्क्स जुड़ेंगे। अब बात आती है कि भैया कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंचाई अगर आप अनारक्षित कैटेगरी के हो तो भैया 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। आप किसके हैं, अनारक्षित यानी कि जनरल के हैं, तो 168 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, पुरुष के लिए है। और महिला के लिए कितना है भाई, महिला है तो उसके लिए 155। ठीक है, 155 सेंटीमीटर कम से कम इतना होना चाहिए महिला के लिए, तो 168 पुरुष के लिए। बाकी आरक्षित कैटेगरी की आप हाइट खुद देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपका सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए भाई, सीने को 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। किसका, सीने का फुलाव सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है। कितना, 5 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर कम से कम बिना फुलाए हो, और जब फुलाओ आप तो 84 सेंटीमीटर हो जाए। अगर इतना आपका है तो फिर कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। जनरल कैटेगरी के हो 168 सेंटीमीटर की हाइट अगर आपने पार कर ली तो भैया आप भी तैयारी में लग जाओ। और अगर कोई महिला है, अगर 155 सेंटीमीटर की उनकी हाइट है तो वो भी तैयारी में लग जाओ और सिलेक्शन लेके ही मानो। और शारीरिक जो फिजिकल है, हाइट में ये कोई भी आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, हाइट आपकी कंपलसरी है। फिजिकल थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो हो सकता है आपने पेपर में अच्छा खींच दिया तो फिजिकल में कम मार्क्स भी हैं तो मेरिट बन जाए, लेकिन हाइट अगर कम है तो मत जाना। अब पुरुषों के लिए गोला फेंकना है, 7.2 kg का गोला है, और महिलाओं के लिए 4 किलो का गोला है। अलग अलग रेंज है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, गोला फेंकना है। दौड़ है आपकी 800 मीटर, जिसमें जितना आप टाइम लोगे उसके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे भाई। एक मिनिमम टाइम पे अगर आप उस दौड़ को कर पाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और एक मैक्सिमम टाइम डिसाइड है, उससे ज्यादा लोगे
तब तो बाहर ही कर देंगे, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितना भी टाइम आप लोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये पूरी की पूरी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, रीवा स्टडी हब, ठीक है। फिजिक्स के लिए जय सर फिजिक्स, फिजिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हो तो ये इंस्टाग्राम की लिंक है, ठीक है, जन्मेजय जी सर्च कर लेना, ये आप लिंक के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम में ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, ये भी पीडीएफ मिल जाएगी, ये क्योंकि इसमें मैंने वही चीजें रखी है जो एक्चुअली पे जरूरी है। बाकी आपका जो पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है वो 55 पेज का है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन काम की चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। बाकी आपको ये लिंक है जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, रीवा स्टडी हब टेलीग्राम और एमपी टेट एग्जाम वर्ग 2 ये भी टेलीग्राम, ये दोनों लिंक है। अगर आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वर्ग 2 की, वर्ग 1 की, वर्ग 3 की, तो आप इस लिंक के साथ जुड़ जाइए। और अगर आप जनरल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पुलिस हो गई, एसएससी हो गई, बैंकिंग एग्जाम हो गया, तो इस लिंक के थ्रू आप जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी आपको नोट्स पीडीएफ सारे इन दोनों ग्रुप में मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। आपके पास भैया 45 दिन है, अब 45 दिन में आपको उखाड़ना तो उखाड़ो, नहीं उखाड़ना तो मत उखाड़ो, ये आपके ऊपर है। आप अगर पढ़ाई करोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि इसी 45 दिन में पढ़ के पुलिस भी बन जाओगे आप और नहीं भी बनोगे। पुलिस अगर बनना है तो ये 45 दिन सोना, घूमना, खेलना सब कुछ छोड़ दो। आपको दो चीजें करनी है, एक तो फिजिकल की तैयारी करो साथ में, और साथ में पेपर की तैयारी। पेपर और फिजिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर तक सिर्फ फिजिकल क्या था, क्वालिफाई था, बट इस बार पेपर भी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज आप घूमते रहोगे, फिर तो आपको मालूम ही है क्या कर रहे हो, टाइम खराब हो रहा है। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो।